नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को लाइए स्क्रीन पर, फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। 51 सांसद पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। थरूर, निशिकांत, ओवैसी, भाजपा के तो तमाम तोपची हैं उसमें। सवाल ये है कि क्या अब मोदी जी चुके हुए हैं, थके हुए हैं? अब थरूर ही इस देश के विदेश नीति का भला कर सकते हैं। ये सवाल क्यों है? क्योंकि अब तक 22 तारीख के बाद, पहलगाम के बाद जितना डेवलपमेंट हुआ है, आज की तारीख नोट कर लीजिएगा, 30 तारीख की, 30/5/2025, सबसे बड़ा झटका। ट्रंप के बयानों को मैं उतना बड़ा झटका नहीं मानता निजी तौर, क्योंकि वो तो आदमी ही वैसा है। वो तो दिन भर नंगा तार लेके घूमता है, किसी न किसी टच करता रहता है। वो तार जो बाकायदे पूरा कवर करके, जिसमें झटके नहीं लगते थे और भारत के हाथ में था, उसे अब छील दिया गया है। वो नंगा करके भारत को झटका दिया गया है और ये झटका व्लादिमीर पुतिन ने दिया। वो पुतिन, वो रसिया जिसे भारत का नैसर्गिक दोस्त कहा जाता है। प्राकृतिक भी मैंने शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, फर्क होता है। नैसर्गिक दोस्त, वो नैसर्गिक दोस्त पाकिस्तान के साथ 22,000 करोड़, अमाउंट बहुत बड़ा है, 22,000 करोड़ रुपए का डील कर चुका है। यानी रूस और पाकिस्तान दोनों के बीच में एग्रीमेंट 22,000 करोड़ का। इतना बड़ा एग्रीमेंट। मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रूस कोई एग्रीमेंट कर ले, पाकिस्तान कोई एग्रीमेंट कर ले, मोदी जी तो विश्व गुरु हैं, उनको तो कोई चाहिए ही नहीं। वो तो अकेले काफी हैं। वो तो संसद में बोले थे, एक अकेला सब पर भारी। लेकिन सवाल यह है कि खुद ही अपने विरोधाभासों में फंस जाते हैं मोदी जी। जब एक अकेला सब पर भारी है तो 51 को कहा वहां पे भंडारा खाने भेजे हो, लंगर में भेजे हो? दुनिया को आप अपने तरफ करने के लिए गुयाना, पनामा, कोलंबिया भेज रहे हो। और जो दुनिया के सबसे बड़ी ताकत है आज की तारीख में, तीन, अमेरिका, चीन और रसिया, इन तीनों में आपके साथ कौन है? ट्रंप रोज बेइज्जत करता है, चीन दुश्मन है, रूस साथ था, वो पाकिस्तान के साथ कदम आगे बढ़ा। मैं एक अखबार के आपको पहले मैं हम कहते हैं खबर हमेशा स्टेब्लिश करते हैं, ऐसा नहीं कि सूत्रों के, वो मोदी मीडिया के खाली सूत्र चला दें कि पूरा कराची तक कब्जा हो गया है। अखबार की एक कटिंग दिखाइए, उसमें खबर लाइए, इसको पहले स्क्रीन पर लाइए, खबर लाइए, फटाफट लाइए भाई कंट्रोल रूम। ये देखिए, पुतिन का भारत को झटका, लिखा भी इसने साफ साफ यही है। पता नहीं कैसे दुस्साहस कर गया, किस पन्ने पे छापा है। पुतिन का भारत को झटका, पाक रूस के बीच 22,000 करोड़ रुपए का समझौता, पाकिस्तान रूस में बढ़ रही नजदीकी। अब हटा दीजिए, बस इतना मुझे दिखाना था। बहुत कुछ दिखाने को है, बताने को है। डिफेंस को भी लेकर के कई संदेह हैं। हम लोग बीच बीच में कई खबरें आती हैं छोटी छोटी, तो उसको नहीं लाते हैं, क्योंकि यहां पर कहा जाएगा कि हम रूस और पाकिस्तान की करीबी बता रहे हैं तो देशद्रोही हो। मतलब सच देश से छिपा करके मोदी जी के झूठ के नगाड़े के शोर को अगर हम आप तक लाएं तो देशभक्त। असली देशद्रोह में आज फिर एक बात कह दूं, फिर चल रहा हूं हेमंत भाई के पास। असली देशद्रोह, सबसे बड़ा जो देशद्रोह है, वो ये है कि सच्चाई छिपा करके देश के आंखों में धूल झोंकना, देश को सच से दूर रखना, और देश की ताकत अगर घटती जा रही है, देश खोखला हो रहा है, इसको अगर आप छिपा रहे हैं तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। और हो यही रहा है। हेमंत भाई, जरा इस पूरी खबर, इस डील के इम्पैक्ट और भारत पर, इम्पैक्ट मतलब दोनों पे, पाकिस्तान और भारत पर, और भारत की जियोपॉलिटिकल स्थिति आज की तारीख में। चार सवाल इकट्ठे मिक्स कर दिया हूं कि लंबे समय तक आप अच्छे से बताएं। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक बहुत बड़ी डील हुई है ये, और ये डील क्या है मैं दर्शक साथियों को बता दूं। वैसे कहने को प्राय बार फिर से आपको लगेगा कि ये इकोनॉमिक डील है, ये उसमें इस तरह की कोई चीज नहीं है। 22,000 करोड़ रुपए की डील है। 1973 में आपको याद होगा
जब सोवियत संघ था, उस समय पाकिस्तान के कराची में ये एक बहुत बड़ी स्टील फैक्ट्री थी पाकिस्तान की, जो रशिया ने लगाई थी, और उसको 2 दशकों तक रशिया ही ऑपरेट करता था, 90s तक। उसके बाद पाकिस्तान उसको ऑपरेट करना शुरू किया था। ये जो जगह है, ये 19,000 एकड़ में ये फैक्ट्री लगी हुई थी, और ये पिछले 10 साल से बंद पड़ी हुई थी। अब रशिया और पाकिस्तान के साथ 22,000 करोड़ रुपए का, जैसे आपने कहा 2.2 बिलियन डॉलर, तो पाकिस्तानी करेंसी में 22,000 करोड़ डॉलर बनते हैं, 22,000 करोड़ रुपए बनते हैं। उससे रशिया इस पूरे प्लांट को 700 एकड़ के अंदर नए तरीके से रिवाइव करेगा, क्योंकि ये फैक्ट्री 10 साल से बंद पड़ी है। और पाकिस्तान के लिए इतनी स्ट्रेटेजिक है ये कि ये फैक्ट्री चालू होते ही पाकिस्तान का जो 1/3 30% जो स्टील आयात है वो बंद हो जाएगा, और वो आत्मनिर्भर हो जाएगी। 30% उनका एक ही फैक्ट्री, क्योंकि छोटा देश है, तो 30% उनका स्टील आयात कम हो जाएगा, और उनको बहुत बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। इनको 2.6 बिलियन डॉलर की सालाना बचत होगी विदेशी मुद्रा की। तो कहने को तो एक ये वाणिज्यिक एक तरीके का एग्रीमेंट है, लेकिन अगर आप इसका बिटवीन द लाइंस देखेंगे तो वाणिज्यिक एग्रीमेंट के जरिए ही सामरिक की तरफ आगे बढ़ा जाता है, और पाकिस्तान और रशिया उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और ये जो डील हुई है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसे समय में जब पूरे साउथ एशिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि कूटनीतिक गठबंधन बहुत तेजी से बदल रहे हैं, बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और खासतौर पर रूस और यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ 2.5-3 साल पहले, तब से रूस की वो ताकत नहीं रही जो कभी अमेरिका बनाम रशिया हुआ करती कोल्ड वार के दौरान। अब तेजी से चाइना आगे बढ़ा है, और अब एक तरीके से आप कहेंगे तो चाइना बेसिकली रूस को बहुत सारी नीतियां उनको डिक्टेट करता है अपने ही अंदाज के। तो चाइना के सहयोग से रशिया ने पाकिस्तान की मदद करने का फैसला लिया है, और ये 22,000 करोड़ की जो डील है, ये कहने को आज की तारीख में आपको औद्योगिक या तकनीकी दिख रही है, लेकिन सामरिक संबंधों की बुनियाद यहीं से बन सकती है। इसमें कोई मतलब, खासतौर पर जब चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये कोई पहली नहीं है, मैं आपको बता दूं, रूस आपको पता है भारत का सबसे पुराना, सबसे टाइम टेस्टेड, और जैसा आपने कहा नैसर्गिक सबसे बड़ा हमारा सैन्य वो रहा है पार्टनर। वो भारत के साथ क्या करता है, रक्षा सौदे और ऊर्जा, हमारा सबसे बड़ा एक तरीके का टेस्टेड पार्टनर रहा है। तो ये जो कदम है बेसिकली पाकिस्तान के साथ इस तरीके का वो करने का, ये मास्को की जो बदलती क्षेत्रीय प्राथमिकताएं हैं, खासतौर पर साउथ एशिया में, उसका एक प्रबल संकेत है। और ये दक्षिण एशिया का जो शक्ति संतुलन है, उसको नए सिरे से संतुलन को साधने की कवायद भी हो सकती है। क्यों? इसका मैं जरा कारण बता दूं आपको। भारत और रूस जब से मोदी आए हैं, आपको पता है भारत अमेरिका के जरूरत से ज्यादा करीब होता जा रहा है, टू दैट एक्सटेंट कि मोदी ने तो ट्रंप के लिए वोट भी मांग डाले थे हाउडी मोदी के अंदर, अब की बार ट्रंप सरकार। तभी से लेकर के भारत और यूएस के में, भारत का जो यूएस के प्रति जो स्पष्ट क्या झुकाव है, उसके बाद पाकिस्तान चीन की मदद से लगातार रशिया के करीब होता जा रहा है। ट्रेडिशनली कभी नहीं था, कभी, वो भी बताऊंगा मैं आपको। 2016 में आपको ध्यान हो, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और पहली बार इतिहास में रूस और पाकिस्तान ने सैन्य अभ्यास किया था, अगर आपको ध्यान हो, 2016 में। और तब भी मोदी जी ने कुछ नहीं किया था। उसके बाद कराची से कसौर तक जो पाकिस्तान के अंदर है, रशिया गैस पाइपलाइन ऑलरेडी बिछा रहा है। और पाकिस्तान ने अरब सागर में एंट्री करने देने के लिए रशिया को ग्वादर पोर्ट तक उसकी पहुंच दे दी है, अरब सागर के लिए। जैसे ही पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना, उसके बाद पुतिन ने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में अपना प्राइमरी सहयोगी भी घोषित कर दिया। ठीक, ये सारा घटनाक्रम है। और उसके बाद अब ये 22,000 करोड़ की डील है। मतलब साफ है कि जिस जिस तरीके से आप अमेरिका के करीब जाते गए, पाकिस्तान ने मौके का लाभ उठाया, और उसने चाइना की मदद से रशिया के साथ प्यार की पिंगे बढ़ानी शुरू कर दी, और आज ये 22,000 करोड़ तक का मामला पहुंच गया। अब मैं और जब आप बात कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी ट्रॉल आर्मी ये स्पष्ट करने में लगी हुई है कि ये तो वाणिज्यिक डील है, इसके अंदर तो फौज का कुछ नहीं है। इसके बिटवीन द लाइंस देखिए आप, 7 तारीख से और आज तक रशिया ने कम से कम 3 बार ये कहा, रशिया, अब 1971 की भी बात बताऊंगा आपको, 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे, लगातार ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, 3 बार उन्होंने अब तक ये कहा कि दोनों देश तनाव ना बढ़ाए, मिलजुल कर बातचीत करें। ये कभी नहीं कहता था रशिया जब पाकिस्तान का मामला है। और आतंक के मामले में वो स्पष्ट तौर पे हमारे पाले में सदा से खड़े होते हैं, कोई नई बात नहीं। 1971 में देखिए, जब पाकिस्तान ने, जब सारा ये हुआ, हमने बांग्लादेश बनाया, उस समय निक्सन ने क्या कहा था इंदिरा जी को कि मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ।
उस समय आपके साथ कौन आया था? इंदिरा जी कौन कौन से देशों में गई थी? और किस तरीके से रशिया सीना तान के हमारी तरह साथ खड़ा हो गया था, और हिम्मत नहीं हुई कि सातवां बेड़ा हिल भी जाए और 2 हफ्ते के अंदर नया बांग्लादेश बन गया। एक पनडुब्बियां वो आ गई दौर, थी उसकी, उतर जी गई थी। जी जी, तो एक वो दौर था और एक आज ये दौर है। आप क्या कहते हैं, आप पूरे देश की जनता को क्या कहते हैं कि मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव लीडर है, लेकिन हकीकत क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत 7 तारीख से लेकर आज तक कंप्लीट आइसोलेशन में चला गया है और सरकार केवल लाचारी से देख रही है। जो मोदी और जयशंकर की जोड़ी है वो डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं कह सकते आप उसको, वो एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर प्रूव हुई है। खासतौर पर जब रशिया ने आपको बार बार ये कहा कि आप तनाव मत बढ़ाइए, आप मिलजुल कर बातचीत कीजिए, इसका मतलब साफ है कि जब पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड, और हर मुद्दे पर हमारे साथ जो भी उनका रहा है वो किसी देश के साथ वो हो ही नहीं सकता, ऐसा हमारे उनके साथ संबंध रहे। उसके बावजूद भी इनका करीब जाना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और वो क्या कह रहा है कि चाइना के कहने से अब इस पूरे रीजन का शक्ति संतुलन नए सिरे से तय किया जा रहा है, रीडिफाइनिंग ऑफ द पावर बैलेंस। और पाकिस्तान को चूंकि अमेरिका ज्यादा घास नहीं डालता, और ये वही पाकिस्तान है, मैं आपको बताऊं 80 के दशक में जब सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में थी तो सबसे बड़ा नुकसान किसने किया था सोवियत संघ की सेनाओं का? जो मुजाहिदीनों को जो पाकिस्तान ने स्ट्रिंगर मिसाइलें दी थी, आपको पता है कितने हेलीकॉप्टर गिरा दिए थे रशिया के, कितने सैनिकों पर नुकसान हुआ था? उसके कारण पाकिस्तान के साथ कभी भी रशिया नहीं था। लेकिन अब चाइना के कहने से इतनी बड़ी बड़ी डील, 22-22 हजार करोड़ की डील, और उसके लिए बाकायदा सब कमेटी बनी है इस डील को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो इसका एग्जीक्यूशन का पार्ट भी देखेगी। और अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी फाइनेंसिंग का भी इंश्योर करेगी कि इसकी फाइनेंसिंग भी। तो एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर टाइप की चीज है, और ये पाकिस्तान का अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा उसका क्या नाम है, रशिया का एक तरीके का कंट्रीब्यूशन होगा। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि पूर्वी पाकिस्तान के जब मामला था तो इंदिरा गांधी ने कितने देशों का दौरा किया था? अमेरिका और ब्रिटेन क्लियरली पाकिस्तान के साथ थे, बिल्कुल। और रूस ने भारत से संधि की थी कि किसी भी बाहरी आक्रमण के दौरान रूस भारत का साथ देगा। आपको याद होगा 9 अगस्त 1971 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सारा इतिहास है। अमेरिका और ब्रिटेन ताकते रह गए, 7वां बेड़ा हिल नहीं पाया, और भारतीय सेनाओं ने 2 हफ्ते में बांग्लादेश बना दिया, 2 हफ्ते से भी कम समय। अब आप इसकी बैकग्राउंड देखिए, भारतीय सेना 1960 से ही ज्यादातर हथियार रशिया से ही लेती रही है। हमारा तो मैक्सिमम जो आर्मरी है वो रशियन ओरिजिन की है। 1960 के दशक में भारत के पास करीब 1/3 हथियार जो थे वो रशियन थे। 90 के दशक में ये लगभग 90% थे, और जो 2020 के दशक में अभी भी 70 से 75% के बीच में आज भारत का जो आर्मरी है पूरी की पूरी उसमें। उसके बावजूद भी जो आज विदेश नीति है उसमें पाकिस्तान कैसे रशिया से डील करने लग गया और चाइना जिस तरीके के खेल कर रहा है, तो एक बात तो स्पष्ट होगी ना कि आपके पास एक ऑल वेदर फ्रेंड था रशिया, आज वो भी आपके साथ नहीं खड़ा है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय जो आशीष भाई है। और इसको जो है अब ये कहने शुरू कर दिया इन्होंने, जो राइट विंग के ट्रोलर्स है, जो सेना इनकी, तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ द ट्रोल्स, फॉर द ट्रोल्स, बाय द ट्रोल्स, इसमें तो कोई शक अब रहा नहीं। इस सरकार की नीतियां भी ट्रोल ही तय करते हैं। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि तो वाणिज्यिक डील है, कॉमर्शियल डील है। इसी से सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। और मोदी जी की जो नीति है, विदेश नीति, वो आपने उसका फॉल आउट देख लिया। पिछले 11 साल से मोदी जी 151 देशों की यात्रा कर चुके हैं, 151 देशों, और सबसे महंगे, दुनिया में सबसे महंगे जहाज में सवार होते हैं, दिन में कितनी बार कपड़े बदलते हैं, सबसे महंगी घड़ी पहनते हैं, सबसे महंगा पेन यूज करते हैं, सबसे महंगा धूप का चश्मा लगाते हैं, सबसे महंगा इत्र लगाते हैं। और उसके बाद जब विदेशी दूतावासों के अंदर जो खरबों रुपए लगा करके मोदी मोदी कराया जाता है, सड़कों के ऊपर, रोड शो के ऊपर इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, और उस सब के बावजूद भी आज आप पूरी दुनिया में अकेले खड़े हैं। कहने के लिए आपके पास एक इजराइल और थोड़ा बहुत तालिबान भी अब उनके साथ, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ ट्राई पार्टी उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया सीपेक का। तो आज आप यहां खड़े हुए हैं डिप्लोमेटिक दृष्टि से। ना जयशंकर कुछ बोल रहे हैं, ना सरकार कुछ बोल रही है, और राइट विंग ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो एक वाणिज्यिक डील है। वाणिज्यिक डील का सवाल ही नहीं है। रशिया और पाकिस्तान का करीब आना, और ट्रंप की जो आपने जो शब्द कहे वो मैं दोहराना नहीं चाहता कि ट्रंप जिस तरीके से भारत के साथ जो कर रहे हैं, और सही बात यह है कि 3 दुनिया के अंदर बड़ी पावर से, और वो तीनों के साथ आपकी आज क्या स्थिति है, ये सारी चीज मैं दर्शकों के सामने छोड़ता हूं कि दर्शक तय करें कि क्या दिशा जा रही है। डंका कहां बजा, डंका पति का डंका बजा या डंका फटा,
जब दुनिया में जाने की जरूरत थी तब बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में रोड शो करते फिर रहे हो आप। और जब यहाँ रहने की जरूरत थी तब आप विदेश में जाया करते, हमेशा विदेश में देखो पाए जाया करते। बड़ा बहुत गजब है, हम उस पाकिस्तान की बात, वो भिखमंगा, कंगाल, आतंक की नर्सरी सब कुछ कहते हैं, उससे हम तुलना नहीं कर सकते। तुलना तो गोदी मीडिया करती है कि वहां भुखमरी है, हमारे यहाँ दूध की नदियां बह रही हैं। हमारे यहाँ कौन, गुलाम नबी आजाद, रविशंकर प्रसाद, विजयंत पांडा और ये लोग चले हैं विदेश नीति सुधारने। वहां मुनीर और शहबाज घूम रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री वोट मांग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर की पैकिंग में भी लगा है, उसकी डिब्बियां पैक कर रहा है हमारा प्रधानमंत्री। एक वर्ल्ड मैप में आज ये चर्चा है, बहुत जरूरी है, थोड़ा समझें लोग, अगर कोशिश करें। एक वर्ल्ड मैप मैंने कंट्रोल रूम को दिया, जरा दिखाइएगा, लाइए स्क्रीन। ये वर्ल्ड मैप आप देखिए, अगर जूम करके देख पाए तो जूम करके देखिए। ये नीचे भारत, तो अपने भारत को तो हम कहीं भी पहचान लेंगे, दिख रहा है ना। अब जरा देखिए, आज की तारीख में जब रसिया की ये बात हुई कि रसिया भी अब हमसे दूर जा रहा, पाकिस्तान के करीब जा रहा है, तो जरा देखिए आप भारत की जियोपॉलिटिकल स्थिति क्या है। भारत के बगल में बांग्लादेश, नीचे से शुरू करिए, श्रीलंका चीन के प्रभाव में, बांग्लादेश चीन के प्रभाव में, म्यांमार चीन के प्रभाव में, और बहुत दूर नहीं जाना है, नेपाल चीन के प्रभाव में, भूटान भी अब चीन के प्रभाव में, चीन, ये सब तो चीन के प्रभाव में है। चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये अभी यूएस की भी रिपोर्ट बताई है, यूएस की भी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसने भी यही बात रेखांकित की। उसके बाद चीन के ऊपर चलिए, इधर से घूमिए, इधर से आइए, पाकिस्तान, मालदीव्स वगैरह भी यही छोटे छोटे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं, वो भी चीन के प्रभाव में है। यहाँ पाकिस्तान आपको दिखा, पाकिस्तान दुश्मन है ही है, हालांकि वो नंबर 2 का है, लेकिन भारत में मोदी जी नंबर 1 बता करके उसी के बहाने थोड़ा बहुत यहाँ पर राष्ट्रवाद को बढ़ाते हैं। उसके ऊपर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के तालिबान से भारत के विदेश मंत्री बात कर रहे थे, तब तक चीन ने उसको पैसा दिया, प्रलोभन दिया और अपने साथ जोड़ लिया, कॉरिडोर में को लेकर के डायरेक्ट अफगानिस्तान से डील किया। अफगानिस्तान भी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, वो चीन अपने प्रभाव से कर रहा है सब, अफगानिस्तान भी। उसके ऊपर आप जाइए, फिर ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और रसिया आ गया, आपको बड़ा सा दिख रहा होगा रसिया, वो कलर जो मोदी जी को बहुत पसंद है, उसी कलर में देखिए रसिया दिख रहा है, लेकिन वो कलर अब पाकिस्तान के करीब जा रहा है। उसके नीचे आप देखिए अजरबैजान है, अजरबैजान बहुत छोटा सा, इसलिए ऊपर उसको देखिए, ऊपर लिखा है कैपिटल बाकू अजरबैजान, और रेड वाला पोर्शन। अजरबैजान खुल करके पाकिस्तान के साथ था। ईरान इस्लामिक देश होते हुए भी भारत और पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल था, लेकिन आपके 2 टके के यहाँ पे जो पता नहीं उसका इतिहास फौज का क्या है, उसने ईरान को गालियां बक करके ईरान के साथ भी संबंध सत्यानाश कर दिया, क्योंकि ऑफिशियली इसको हल्के में नहीं लिया, ऑफिशियली इसको, इस पर विरोध दर्ज करवाया था ईरान ने। जो यहाँ पर वो गौरव आर्या नाम का एक व्यक्ति है, वो उलझुल बकवास किया, क्या क्या बोल दिया। ये ईरान है। ईरान से आप आगे बढ़िए, सब फिर वही कंट्रीज हैं। उसके आगे आपको तुर्की दिख जाएगा, तुर्की और अजरबैजान, इधर चीन, रूस सारे दिख ही रहे थे, यहाँ तुर्की भी दिख गया और अजरबैजान भी। तुर्की भी खुलेआम, खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के साथ है, कोई दिखावा, कोई वो नहीं। अब आप बताइए, इसमें अब हटा दीजिए, बाकी बहुत दूर अमेरिका भी दिखेगा, हटा दीजिए। इस पूरे नक्शे में मोदी जी की जरा उपलब्धि मुझे बता देते अगर हेमंत भाई, तो मैं आभारी रहता आपका आजीवन। नहीं आशीष भाई, मैंने वही कहा कि अब जिस तरह की स्थितियां थी कि जितने डंके आपको बजवाने थे वो तो बजवा दिए, अब उसकी पोल खोलने का समय आया है, और पोल अपने आप खुलती चलेगी, किसी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इतने लंबे दौरे, 151 बार, 151 देशों में यात्रा जाने के बाद आज आप हालत देखिए कि आपका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। आपने किया क्या? पूरी दुनिया के अंदर रोड शोज, इवेंट बाजी, ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स, सरकारी पैसा, विदेशी मुद्रा के अंदर करोड़ों डॉलर फूक डाले मोदी मोदी कराने के लिए। विदेशों में रोड शो, कौन सा राष्ट्राध्यक्ष करता है, कौन सा आपका सिविक रिसेप्शन, वो सारी चीजें उनको मोदी जी ने, और जो ये प्लांट मीडिया है जिसको आप गिद्ध मीडिया कहते हैं कई बार, मैं इसको बिकाऊ मीडिया, ये जो बिकाऊ मीडिया को, इसको डर दिखा करके पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव सेट किया गया कि देखिए पूरी दुनिया के अंदर मोदी का डंका बज रहा है लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 11 साल तक।
और जब अब पहली बार जरूरत पड़ी कि हमारे साथ कौन कौन खड़ा है, तो आप ठन ठन गोपाल थे, अकेले ही खड़े। और रशिया का पाकिस्तान के साथ जाना, आप एक बात समझ लीजिए, रशिया ने हमेशा भारत को हर मुद्दे पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से लेके हर जगह भारत को बचाया, हर जगह बचाया, सदियों से, उधर दशकों से। 70 के बाद तो कोई इशू ही नहीं, उनके बाद तो संधि होगी थी। उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये हुआ है, चाइना इसमें, देखिए पहले रशिया बॉस था, अब जो हालात है यूक्रेन युद्ध के बाद, चाइना हैज स्टार्टेड डिक्टेटिंग टर्म्स टू रशिया टू सम एक्सटेंट। जो हालात है पूरे, चाहे वो आर्थिक प्रतिबंधों के कारण, चाहे जिन भी कारण, रशिया की अब वो ताकत नहीं रही। लेकिन भारत के लिए एक पावर बैलेंस का जो गेम है दुनिया में, वो बहुत जरूरी था। चाइना से तो आप कुछ उम्मीद कर नहीं सकते, वो तो आपका शत्रु राष्ट्र है। तो आपको ऐसे में बैलेंस रखना था रशिया के साथ। लेकिन अब वहां सौदेबाजी, सस्ता तेल दोस्तों को दिलाना, वही तेल उसकी रिफाइनिंग करा के यूरोप में बेचना, वो सब धंधेबाजी में, क्योंकि खून में व्यापार था। अभी तो खून में सिंदूर चल रहा है फिलहाल के लिए। तो वो सारी जो चीजें थी, वो जो हमारी डिप्लोमेसी ने जितना अर्जित किया था 78 साल में, उसको आपने पलक झपकते ही सत्यानाश करके मटिया मेट कर दिया उसका। उसका ये परिणाम है कि आज आप अकेले खड़े हुए। रशिया पाकिस्तान के आतंक का जिक्र नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है कि आप दोनों तनाव मत बढ़ाइए, लड़िए मत, मिल बैठ करके बात कर लीजिए। और उसकी भाषा ही नहीं थी कभी रशिया की। रशिया तो हमारा, इसलिए तो मैं कहता हूँ, ऑल वेदर फ्रेंड था, और उसको आपने इस मुहाने पे ला के छोड़ दिया। भाई रशिया आपका दोस्त है तो आप रशिया के साथ रहिए ना, आप यूक्रेन क्या करने गए थे? सोचिए इस बात को। रशिया, जब भारत पाकिस्तान लड़ रहे थे, उस समय रशिया का राष्ट्रपति अगर आकर के पाकिस्तान चला जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी क्या रिएक्शन होगी? सोचिए आप। तो आपने ना, जब आप एक तरफ अमेरिका की गोदी में चलने लगे थे, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगा रहे थे, हाउडी मोदी करते फिर रहे थे, और वही ट्रंप अब सुबह से रात तक आपके साथ क्या कर रहा है? तो आपकी गति वो है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। छब्बे जी बनने गए थे, डूबे भी नहीं बचे। हकीकत ये है, कोई माने ना माने। जयशंकर को आपने किसी भी मुद्दे पर बात करते हुए देखा? ओपन प्रेस, मोदी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। देखिए मोदी जी की तो नीति साफ है कि सेना का क्रेडिट लेना बहुत आसान है, क्योंकि जो पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका क्रेडिट लेना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि सेना ने किया है, आपने तो कुछ करना नहीं, क्रेडिट ले लिया, मुंह बली आप है, कोई समस्या नहीं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में तो सवाल का जवाब आपको देना पड़ता है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं करते। जयशंकर कैरियर डिप्लोमेट है, और वो जिस तरह का दूरी दुनिया में फियस्को करते घूम रहे हैं, वो भी सब देख रहे हैं आप। जब से उनका जो जरूरत पड़ी देश को, रशिया को, क्या नाम है अपने, यूरोप के बारे में क्या क्या बोल चुके हैं कि हमें एलाइज चाहिए, हमें उपदेशक नहीं चाहिए। तमाम ऐसी बातें कि यूरोप जो है पूरी दुनिया, अपनी समस्या को दुनिया की समस्या समझता है, दुनिया की समस्या को अपनी नहीं मानता है। और अभी हाल में क्या कह दिया, यूएस वाज इन यूएसए, अभी हाल में आपने ये देखा। जी, एक एक बात हेमंत भाई, बड़ा बहुत, देखिए ये कई बार होता है ना कि वक्त बहुत जल्दी पलट के आता है। हमें यूरोप अपनी समस्या को पूरी दुनिया की समस्या मानता है। आज आप घूम रहे हो दुनिया भर में, अगर यही पलट के वो कह दे कि भारत अपनी समस्या पूरी दुनिया की समस्या मानता है, चलो अपना रास्ता देखो, तो बताइए। दूसरी चीज, अभी चर्चा में कुछ और भी लाना है, क्योंकि चर्चा रसिया पर हो गई, लेकिन मोदी जी का व्यक्तित्व तो बड़ा है, रसिया से भी बड़ा है ना, तो थोड़ा सा उनके व्यक्तित्व के और पहलुओं को छूना पड़ेगा। कंट्रोल रूम, अगर एक हमने ट्रांसक्रिप्ट बनाया था निशिकांत दुबे का, निशिकांत दुबे ने जो कुवैत में बैठ करके इजराइल और फिलिस्तीन पर बोला था, उनकी बाइट का ट्रांसक्रिप्ट था, उनके टेक्स्ट, फोटो के साथ टेक्स्ट, अगर रेडी हो जाए तो उसको भी लगा दीजिए, उसको दिखाना है उसको। हमने अभी मैप में जो आपको दिखाया हेमंत भाई, मैप में तो सब देख लिया आपने, सारे देश कौन कौन है। कहीं पर अगर कोई लगता है कि ये देश भारत के साथ खुलेआम डंडा लाठी लेकर खड़ा है, तो एक को बताइए, डंडा लाठी छोड़िए, वैसे ही खड़ा है कि पाकिस्तान गलत देश है, आतंकियों नर्सरी है, भारत सही है। कोई देश ऐसा खड़ा हो तो बताइए। कोलंबिया, अब तक हम लोग यही गिने थे ना देश, अजरबैजान, टर्की, चाइना, इन्हीं सबको गिन रहे थे। कोलंबिया में शशि थरूर गए, थरूर ने कोलंबिया में ऑफिशियली बोला है, वो फोटो भी हम खत्म होते होते दिखा देंगे क्योंकि मेरे पास है, जो उन्होंने वहां पर कहा, वो कहा है कि कोलंबिया आतंकियों के देश के साथ खड़ा हो गया, आतंक के पीड़ित हम थे, हमारे साथ नहीं खड़ा। मतलब उधर भी आप अमेरिका के साइड भी, वहां भी जो देश है वो पाकिस्तान के साथ खुल के खड़े, हमारे साथ नहीं खड़े हैं, पहली बात।
दूसरी बात, इस पूरे घटनाक्रम में हम आप कई बार चर्चा कर चुके हैं, एक ही देश था जो आंशिक रूप से उसमें भी कहूंगा, इजराइल, जो भारत के पक्ष में खड़ा दिखा था, आंशिक रूप से था ना, है? उसके बारे में स्टेटमेंट देखिए, जो हमारे विदेश नीति के बहुत बड़े बड़े धुरंधर भेजे गए हैं बाहर, उनको। निशिकांत वाला तैयार हो तो ले आइए स्क्रीन पर, अब जरा पढ़ दीजिए, जरा हेमंत भाई आप पढ़िए इसको तो थोड़ा बेहतर होगा, पढ़िए। हाँ, निशिकांत दुबे ने कहा, वहां पे अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, ये फिलिस्तीन के ऊपर गलत हो रहा है। तो 1974 में हम पहले देश थे जिन्होंने पीएलए को मान्यता दी थी। 1983 में नॉन अलाइन मूवमेंट की जो मीटिंग हुई उसमें हमने यासिर अराफात को बुलाया। 1988 में हम पहले देश थे जिन्होंने फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी थी। आज भी मोदी जी ने 22 हो, 23 हो, 24 हो, फिलिस्तीन के लोगों को कैसे खाना जाएगा, हम उन्हें खाना भेज रहे हैं। हमने कोविड में कुवैत के साथ साथ उन्हें भी इंजेक्शन भिजवाया। तो ये अपने अपने तरीके से जो निशिकांत दुबे जी हैं वो इस तरह की चीजें करते रहते हैं। प्रत्येक साल भारत सरकार उनके लिए $39 मिलियन का बजट रखती है। हम वहां बैठकर जितना कर सकते हैं हमने किया है। इसराइल एक ऐसा देश है जो किसी की बात नहीं मान रहा। नेशनल डे का परेड हुआ अमेरिका में, आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हो। हम तो कहीं भी हिंसा हो उसके खिलाफ है और टू नेशन थ्योरी को मानते हैं। इसराइल अलग देश है, फिलिस्तीन अलग देश है। तो ये निशिकांत दुबे जी का जो वर्बल डायरिया है वो अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से जहां वो जाते हैं मौसम के हिसाब से वो करते रहते हैं। उनके बिटवीन दी लाइंस उनको कोई समझ है ही नहीं, वो कुछ भी करते हैं जहां भी जाते हैं। तो उनको ऊपर समय खराब करने का मुझे लगता नहीं कोई वो है। इनका तो बेसिकली सारी की सारी जो है ना आशीष भाई, जो गंभीरता का जो मसला है वो ये है कि निशिकांत दुबे इज ए नॉन एंटिटी पर्सन, नॉन सीरियस, उसको कोई बात मैं लंबा इससे कर। क्या समझना चाहता हूँ, इजराइल, हम ठीक है, हमारा तो, हमारी विदेश नीति तो हमारी ताकत थी नेहरू जी के जमाने से, जिनको दिन रात कोस करके मोदी जी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने विदेश नीति को ही अस्त्र बना दिया था। भारत के एक नवजात देश, आजाद होने के बाद हम नवजात थे, उसकी विदेश नीति ही ताकत थी। दुनिया में जहां जाते थे, नया नया आजाद हुआ देश, जिस देश में जाते थे ग्रैंड वेलकम होता था। उस विदेश नीति में हम फिलिस्तीन की हमारे लिए क्या जरूरत है, यही बात मैंने कहा कि हमारे यहाँ कंफ्यूजन कितना है। वो फिलिस्तीन, उसके झंडे उठा लेने पे मुकदमे हुए हमारे देश में, ठीक, झंडे उठा लिया तो भी कुछ लोगों पे मुकदमा हो गया। उस फिलिस्तीन, आप वहां बैठ करके उस फिलिस्तीन के साथ संबंध, कितना कंफ्यूजन है। आप संबंधों की दुहाई दे रहे हो और सब इंदिरा जी के ही दौर का आज उपलब्धि गिना रहे हो। सब इंदिरा जी का, चाहे पीएलओ हो, चाहे 1983 का गुटनिरपेक्ष का सम्मेलन हो, चाहे 88 का हो मान्यता, सब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर की उपलब्धियां गिना रहे हो। और कह रहे हो कि इजराइल ऐसा देश है जो किसी की सुनता नहीं है। मतलब क्या हुआ आपका भाव, कि वो तो आवारा है, लफंगा है। यही होता है ना, घर में सुनता नहीं है यार, आवारा निकल गया लड़का। अब बताओ, अगर इसको गंभीरता से इजराइल ले लिया कि बताओ ये किसे भेजे हो भाई, नरेंद्र मोदी जी हमें आवारा बता रहा है ये। तो आप इतने कंफ्यूज हो कि सब, वो एक कहावत है, 100 प्याज, अब आगे नहीं बताएंगे, दर्शक समझ जाएंगे, सब खाने को तैयार हो। मतलब इतने कंफ्यूज हो कि पहले 100 प्याज खा लेते हैं, लाओ ये आसान है, फिर अगला दूसरा कुछ 100, तो सब कुछ इतने कंफ्यूजन में हो। मैं आपको और आज की खबर कोलंबिया वाली दिखा दूं, फाइनल कमेंट, कोलंबिया वाली खबर जरा ले आइए, स्क्रीन पर ले आइए, कोलंबिया वाली खबर ले आइए, स्क्रीन पर फटाफट लाइए। हाँ देखिए, हिंदू की खबर है, मैं इधर उधर खबर नहीं दिखा रहा हूं, हिंदू की। शशि थरूर disappointed that Colombia expressed sympathies with Pakistan during Operation Sindoor। पढ़ लिया आपने? बस हेमंत भाई आप बताइए फाइनल कमेंट। नहीं, जो जो सरकार नहीं बता रही थी, जो इनका पूरा इकोसिस्टम नहीं बता रहा था, सरूर साहब ने बता दिया। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, जब से थरूर को भेजा अमेरिका, तब से एक तो डिमोरलाइज वैसे ही हो गया अपने जयशंकर साहब। पहले भी कुछ कर तो रहे नहीं थे वो, पहले भी वो इवेंट का ही पूरा माहौल बनाते, टेंट वेंट बुक कराते हुए घूमते थे। अब तो ऐसा ही लग रहा है कि मोदी की इवेंट्स की प्रील्यूड बनाया करते। लेकिन जब से थरूर आए हैं तब से उन्होंने यूएस वाज इन यूएसए कहना शुरू कर दिया। और जो चीजें भारत को भी नहीं पता थी, दुनिया को भी नहीं पता थी, वो थरूर बता रहे कि कोलंबिया भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अभी तक तो आप 3 मान रहे थे, 3 शत्रु घोषित किए थे ट्रॉल्स ने, अब चौथा शत्रु एक शशि थरूर ने बता दिया। तो बेसिकली आशीष भाई क्या है कि जब लुंज पुंज अवस्था होती है ना, जब आपने पूरी की पूरी विदेश नीति को एक व्यक्ति केंद्रित ऑप्टिक्स क्रिएट बना के खड़ा कर दिया ना, तो उसके बाद ये होना ही था। ये तो शुक्र है कि ये जो घटनाक्रम था
ये थोड़े दिन चला, 7 से 10 तारीख तक चला और उसके बाद सीज फायर हो गया। आप सोचिए अगर यही स्थिति चाइना के साथ होती और तब आप यूं खड़े हो जाते दुनिया में अकेले, फिर क्या होता आपके साथ? ये सोचने की बात है। और इसीलिए मैं कहता हूं ये गंभीर विषय है, देश की सामरिक नीति का मसला है। ये कोई किसी का पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, ये वो मूल सवाल है जो देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि भाई तुम्हें डंका बता करके क्या किया जा रहा है। एक व्यक्ति की छवि को पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश करा, दुनिया के लोग मजाक उड़ाते। डिप्लोमेसी आशीष भाई बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। वहां अगर आप प्रोटोकॉल्स और एटिकेट्स और मैनरिज्म, मैं तो बहुत बार गया हूँ, बहुत ही बार गया हूँ तमाम देशों के अंदर, अपने जो पहले डेलीगेशन आते थे मीडिया के, आपसे मैं कैसे हाथ मिलाएंगे दो स्टेट हेड्स, उस हाथ की गर्मी से पता लगता था इन देशों का क्या संबंध है। हाथ कैसे मिलाएंगे, दूसरा हाथ उसके ऊपर रखेंगे। यहां तो 11 साल से गले ही पड़ते जा रहे हो आप। उस देश के राष्ट्रपति के घर में जाने की बजाय आप किसी को झूला झुला रहे हो, किसी के पहाड़ों पे फोटो खिंचवा रहे हो, किसी को नौकायान करा रहे हो, किसी को अपना इलाहाबाद के अंदर, बनारस के अंदर आपकी वो आरती करवा रहे हो। अरे यार ये डिप्लोमेसी है क्या? व्हाट काइंड ऑफ पुअर ऑप्टिक्स यू आर क्रिएटिंग। वो जो जापान का प्रधानमंत्री, उसको गुजरात वहां ले गए, गुजरात में लेके चले गए, उसको 3 घंटे तक यात्रा, वो अपने आरती दिखा रहे। उसने भी सोचा होगा कि यार ये बुलेट ट्रेन का क्या करेंगे, इतने खाली बैठे 3-3 घंटे आरती करते। तो आप सोचिए, तो आप व्हाट टाइप ऑफ नॉनसेंस यू आर प्रोजेक्टिंग। आपका जो डिप्लोमेसी है दैट इज ए सीरियस सब्जेक्ट। आशीष भाई जब हाथ मिलाते हैं ना दो राष्ट्राध्यक्ष, उन हाथों को किस तरीके से मिलाया जाता है उसके भी एक एटिकेट्स होते हैं, हर चीज का एक मैनरिज्म है। और यहाँ क्या है कि सामने वाला राष्ट्राध्यक्ष बोल रहा था, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप ही करने लग जाते हो। आपने राष्ट्रपति भवन में G20 में देखा, बाइडेन बोल रहे थे, बाइडेन ने क्या कहा कि जब आप टोस्ट करते हैं, आपके हाथ में अल्कोहल हो तो इस हाथ में लेते हैं, अगर अल्कोहल ना हो तो इस हाथ में लेते हैं। समझ में ही नहीं आया, हंसने लग गए। एंड देन क्या कहा बाइडेन ने कि ही थिंक्स आई एम किडिंग, आई एम नॉट। सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष खड़े थे, G20 के सारे राष्ट्राध्यक्ष थे, और आप कह रहे हो मेरा डंका बज रहा है। अरे भाई अंग्रेजी आना कोई महान काम नहीं है, लेकिन अब आपको 11 साल हो गए, अब देश की खिल्ली में तो डुबाइए जाके बाहर। राष्ट्रगान बज रहा है, आपने देखा राष्ट्रगान बज रहा है, चलते जा रहे हैं। वहां का मॉस्को, रूस का था शायद, रशिया के अंदर वो पकड़ रहे हैं, गार्ड्स पकड़ के आपको खड़ा कर रहे वो पकड़ के खींच रहा है कि अभी नहीं चल रहा है भैया, राष्ट्रगान चल रहा है। इतना आपके देश का ही चल रहा है, आपको इतना पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान में सीधे खड़ा रहना है। आप चल दिए गार्ड ऑफ ऑनर लेने। तो इस तरह की जो चीजें है ना, बेसिकली आप अपने जो ये मीडिया है, ये आपको कब तक अरबों खरबों रुपए मेरे और आपके खून पसीने के टैक्स से लूट करके ये सब दिखाता रहेगा। देश के लिए ये गंभीर स्थिति थी, और उस गंभीर स्थिति में आपकी विदेश नीति, आपकी कूटनीति, मैं दोबारा कह रहा हूं, फेल नहीं हुई। इट हैज प्रूव टू बी डिजास्टर। और इसके लिए जैसे आपने अभी आज क्या कह रहे थे बिहार के अंदर, आपने सुना कि जहन्नुम में पहुंचा दिया है सारे जो जिन्होंने सिंदूर मिटाया था। एक भी पकड़ा गया हो तो बता दीजिए। 60 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। पहलगांव के अंदर संगार का कोई एक आदमी पकड़ा गया अब तक? आज 30 तारीख है, 38 दिन हो गए, और क्या कहते हैं, घूमते हुए फिर रहे हो आप कि हमने उनको पहुंचा दिया, उनको ऐसी सजा दी कि याद रखेंगे। क्या सजा दी? वो तो सारे के सारे अभी तो पकड़ में ही नहीं आया कोई। तो इस तरह का आप जनता समझ रही है इस बात को? जनता समझ रही है इस बात कि ये क्या है? सिंदूर बांटने चल पड़े ना। हिंदूवादी पार्टी कहते हो, हिंदुत्ववादी पार्टी कहते हो, सिंदूर कौन बांटता है? कौन भेजता है सिंदूर अपने हिंदू धर्म में? ससुराल से आता है, पति की तरफ से आता है, पति के उसका प्रतीक है। भाजपा कौन होती है सिंदूर बांटने वाली? और जो महिलाएं, जो पुंछ के अंदर जो विधवा हुई, जो जिनके सुहाग वहां उजड़ गए, उस क्या नाम है अपने उसमें जो अपने पहलगाम के अंदर, उनका क्या? उनके जख्मों पे नमक रगड़ रहा है। बताइए 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 आप। तो ये बेसिकली दिस इज ए पुअर ऑप्टिक्स, पुअर नैरेटिव। और इस बार मुझे लगता है जो ये घटनाक्रम हुआ है, पुलवामा वाली कहानी आज तक सामने नहीं आई, और अब ये पहलगांव के आतंकियों को पकड़े बिना ये कहना कि हमने उन सबको सबक सिखा दिया। बताइए ना क्या सबक सिखाया, कौन अरेस्ट किया आपने? असली हत्यारे तो वो थे। अब ट्रोल सेना ये कह रही कि नहीं, उनके आका वहां बैठे हुए थे। अरे आशीष को मारा मैंने और आप बदला ले आए किसी और जाके, क्या मतलब इस बात का? तो दिस इज ब्लडी एब्सर्ड दैट दे आर स्प्रेडिंग। आका भी कौन सा हाफिज सईद मसूद अजहर मार दिए होते तो बताते। आका किसी का नाम लेकर के, मतलब बताओ, यही था कमांडर। अरे भाई जो मारा वो नहीं पकड़ा गया, जो टॉप पे बैठा वो नहीं पकड़ा गया। कोई पन्ना प्रमुख टाइप, गन्ना प्रमुख टाइप बताते रहते हो कुछ ना कुछ। ये थोड़ा ना चलेगा। ये देश को एकदम मूर्ख समझ लिया है, एकदम मूर्ख समझ लिया। अब बताइए आप रूस पे, अगर रूस पे भी डिफेंड कर रहे हैं, वाणिज्यिक डील है,
लगातार तो लग इससे रहे ज्यादा हैं। क्या, ये बताइए, बेशर्मी तो है। ट्रोलिंग कर रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं कि तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, डिफेंस नहीं है। अरे भले हाँ, लोगों, यहीं से रिलेशंस बिल्डअप होते हैं। कॉमर्स ही तो हर चीज की माँ है। कॉमर्स से ही तो सारी चीजें बिल्डअप होती है, म्यूचुअल नहीं कॉन्फिडेंस, तो म्यूचुअल। अब क्या कहा जाए इनसे, इतना तेज ये सब झूठ बोलने के लिए इतने तेज अटैक करते हैं, क्या कहा जाए। इसको डिफेंस नहीं पता है तो क्या वो जो कल एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बोले थे उनको भी डिफेंस नहीं पता है, उनको भी सिखा दो जा करके। डिफेंस नहीं तो मिनिस्टर महाराज, मंच पर बैठा हुआ था, नहीं अगर शर्म नहीं होती तो इस्तीफा देके मंच से उतरना चाहिए था राजनाथ सिंह को। नहीं, राजनाथ ने बोला नहीं वहां पे कि पीओके हाँ, हमारे पास खुद ही चल करके आ जाएगा? हाँ। बोला तो। आज फ्रंट पेज पे नहीं, लीड खबर छपी है अखबारों में कि पीओके हमारे पास खुद ही चल करके आ जाएगा। यही तो राजनाथ दुर्भाग्य है, यही राजनाथ दुर्भाग्य उससे, है। राजनाथ मोदी से भी बड़े लफाज निकल रहे हैं लगातार, मोदी से भी बड़े। ये इनका टैलेंट तो मोदी और शाह ने दबा रखा था, ये तो शुरू से थे। इनका हुनर तो वही दोनों ने समझा था, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा था। ये सोचिए आप, इस देश का दुर्भाग्य है कि इनके लफाजी को हेडलाइन बनाया जा रहा है, और जो पीड़ा, जो सच है एयरफोर्स की, वो अगर वायुसेना प्रमुख ने बोला तो वो हेडलाइन नहीं है। हेडलाइन वो होना चाहिए था ताकि सवेरे सवेरे जब उठ करके आईने में अपनी शक्ल देखे इस देश के सरकार चलाने वाले लोग, तो शर्मिंदगी महसूस हो। भाई आशीष ये भाई छोटी बात। हेडलाइन, आशीष भाई हेडलाइन साउथ ब्लॉक में जोशी जी तय करते हैं, वो संपादक तय नहीं करते, माफ कीजिएगा। वो ज्यादा छोटी उम्मीद कर बात रहे है, देश का एयरफोर्स चीफ कहे कि बहुत सारी डील ऐसी होती है जिस पर दस्तखत करते समय हमें पता होता है कि ये कभी नहीं हमें मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला है, ये हमें पता होता है डील पर दस्तखत करते समय। आज तक कोई ऐसी डील मुझे याद नहीं है जो टाइमलाइन पे अपने, मतलब अपने टाइम पर पूरी हुई हो। ये नहीं। देश का एयरफोर्स चीफ बोल आशीष रहा जी, है, कर्म कल के तो एक मारे। और कल तो एक और डिस्टर्बिंग चीज आपने देखी होगी। आर्मी चीफ हमारे जो है जनरल द्विवेदी, वो एक संत के साथ उनसे गदा ले रहे हैं वर्दी के अंदर। सोचिए आप। और वो संत कौन है? जो कुंभ के दौरान ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान को मंत्रों से ही भस्म कर देंगे। तो फिर हाँ। गदा की भी क्या जरूरत है? मंत्री चला दो। हम्म, वो, आप सोचिए, एयर आर्मी चीफ वर्दी के अंदर। और जो मीटिंग थी ना कल, जिसमें एयरफोर्स चीफ ने कहा उनको वहां आना था, वहां की बजाय वो वहां गए संत के पास गदा लेने के लिए। तो काफी कुछ चीजें डिस्टर्बिंग देश में चल रही हैं, और ये बहुत। सेना के लिए भी अच्छा नहीं है। और आपको अगली बात बता दूं, भोपाल में कल प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वहां पर 1,000 कटआउट लगाए जा रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर थी। अब सोचिए कि मोदी जी के चेहरे पे वोट नहीं मिल रहे। भारतीय जनता पार्टी जो वो है कल जहां पर सभा स्थल है, उसके पास 1,000 कटआउट उन दोनों महिला अधिकारियों के लगाए जा रहे हैं। और ये वही कर्नल कुरैशी हैं जिनके बारे में विजय शाह ने कहा था कि वो आतंकियों की बहन है। और वो आज भी अपने पद पर है, उसी स्टेट के अंदर मोदी जी जा रहे हैं। और उसी स्टेट के डिप्टी सीएम ने ये कहा था कि देश की सेना और देश की जनता मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। वो भी अपने पद पर बैठे हुए हैं। तो अब इस पूरे देश में नैरेटिव कहां जा रहा है, हकीकत क्या है, ये सारी चीज दर्शकों के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। वो तय करें, जो सच्चाई है वो हमने बता। बिल्कुल दर्शक ही तय कर पाएंगे, और तो कोई तय नहीं कर पाएगा। अगर तय करेंगे तो यही करेंगे। आपने नाम ले लिया चलते चलते राम भद्राचार्य का। आपको पता है इस देश का सबसे बड़ा साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार राम भद्राचार्य को मिला है। और एक बात और, गदा आपने देखा, उसके अलावा राम भद्राचार्य ने उसके बाद मीडिया को कुछ बताया। कहा मैंने गुरु दक्षिणा में उपेंद्र दीक्षित से, उपेंद्र द्विवेदी से, उपेंद्र द्विवेदी नाम है, उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे सेना प्रमुख हैं, उनसे दक्षिणा, उनको गुरु मंत्र दिया है, वही वाला मंत्र दिया है जो सीता जी ने हनुमान जी को दिया था लंका विजय के पहले। वही वाला मंत्र उनके कान में फूका है, और कहा है कि अगर मुझे दक्षिणा देना है, गुरु दक्षिणा, तो पीओके दे। तो अब पीओके आएगा भी अगर हमारे पास, तो बैनामा रजिस्ट्री इनके नाम से होगा, गुरु दक्षिणा में जाएगा वो। तो ये अब आप और हम उधर न देखें। राजनाथ सिंह बताए पीओके खुद चल के आएगा, उनको ये नहीं पता चल के आएगा तो राम भद्राचार्य के घर जाके वो दरवाजे पे रुकेगा आश्रम के। चल के आएगा लेकिन जाके रुकेगा वहां पर गुरु दक्षिणा में। बताइए ये क्या हो रहा है देश में, क्या क्या हो रहा है देश में, गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। खैर चलिए, इजाजत दीजिए हमें। बाकी तो भक्त समझदार ही हैं, हम लोग जितना सच बताएंगे उस पर वो झूठ का बम्बार्डमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं सब। इजाजत दीजिए, कल फिर आएंगे हम
हेमंत भाई के साथ हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री कार्यक्रम यही होगा। विशेष एक आध कार्यक्रम हो सकता है हम बीच में भी लेके आ जाए। धन्यवाद हेमंत भाई, बड़ी सार्थक चर्चा, डिटेल्ड चर्चा रही इसके लिए। फिर हम मिलते हैं।